कि जेनेटिक्स से कुछ प्रॉब्लम मिलती है, तो मतलब जैसे मेंटल हेल्थ भी हमने सुना है कैंसर या शुगर या ये चीज़ें जो हैं जीन्स में मिल जाती हैं हमें। पारिवारिक बीमारी है, अब दादा-परदादा को थी, हमें हो गई। तो मेंटल हेल्थ भी होती है क्या? देखिए, जीन्स हमारे जीवन का हिस्सा है। ऐसी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती कि वो जीन्स ना रहें। हुँ, तो हमारे में जो कुछ है, सब जीन्स से निकला हुआ है। अब आप ऐसे समझिए कि कोई बरगद का पेड़ है हुँ, और पेड़ की जो जड़ें हैं, उसके बाद जो शाखाएँ हैं, उन शाखाओं के रंग अलग हैं। तो एक में व्यवहार है, एक में मन है, एक में खाने-पीने की सुविधा है, एक में सोचने का तरीका है, एक में दिल की धड़कन है, वगैरह-वगैरह। हुँ, तो सभी में जीन्स हैं। अब कुछ कुछ जीन्स ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावशाली, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो कम प्रभावशाली। मतलब हम कहते हैं कि समस्याएँ जीन्स और वातावरण के इन्फ्लुएंस से होती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई समस्या 20% जीन्स है, 80% वातावरण का प्रभाव है और कोई समस्या ऐसी हो सकती है जो 80% जीन्स की हो, 20% ही वातावरण की हो। फिर जीन्स कई तरह के होते हैं। कोई ज़रूर जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, आँखों की बीमारी है जैसे रेटिनाइटिस हुँ, पिगमेंटोसा हुँ। है, जो डायरेक्टली ये मालूम है कि एक जनरेशन में थी तो दूसरे में आने की संभावना बहुत अधिक है। इसी तरह होता है कि बिहेवियर जो है, हमारा व्यवहार, वो भी हमारा चलने, खाने, बात करने और लिखने का तरीका, हमारे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो जीन से डिफाइन किए हुए हैं। तो मनोविज्ञान की कल्पना करना कि जीन के बगैर होगा, ये संभव नहीं है। बिहेवियरल जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा विषय है। और जीन्स का रोल हर तरह की बीमारी तो छोड़िए, हमारे साधारण व्यवहार में भी है। आप कितने ही लोगों में पाएँगे कि पिता एक तरह से काम करते हैं तो बड़का भी उसी तरह के काम। आप जो सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ वो है म्यूज़िक के घराना। हुँ, अब आप कहेंगे एक ही घराने में इतने सारे लोग अच्छे कैसे निकलते हैं? फिर मैथमेटिक्स के घराने, हुँ, लैंग्वेज की ये सब विशेषताएँ हैं जो बीमारी नहीं है, ये साधारण लोगों की विशेष विशेषताएँ और इनमें जीन्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे नॉर्मल ट्रेट्स में जीन का योगदान है, उसी तरह एबनॉर्मल ट्रेट्स में भी जीन का योग, क्योंकि जो नॉर्मल है वही जाके आगे एबनॉर्मल की परिस्थिति में आता है। तो यस, यू आर राइट, genes have a very important role to play in maintaining our behavior and in determining whether we will develop a mental disorder or not develop a mental disorder. And to the extent that nowadays we have medications which are in which we decide that what is the genetic structure and when and what and how to give medication, which medication will work in somebody, which will not work in somebody. So genes have a very important role to play. Though it is not only a matter of research, it has come into everyday clinical practice. And I hope that it will expand and guide us more, that we will know which medication is suitable for which person. सर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया और कनाडा में उनका जैसे हमारे यहाँ का टैबू है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर हम थोड़ा जागरूक नहीं हैं, हम इंडियंस। तो सर कनाडा और भारत के लोगों में क्या डिफरेंस है इस सोच में, मेंटल हेल्थ को लेके? देखिए, बहुत कम फर्क है। अगर आप शिक्षा का प्रभाव हुँ, हटा दें हुँ, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाए। मैं आपको बताऊं, स्टिग्मा के रिसर्च का जो पहला एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, हुँ, वो कनाडा में हुआ था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो आप ये देखें कि किसी चीज़ की ज़रूरत कब आती है? जब वो चीज़ वहाँ पे होती है। हुँ, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उस समाज में भी स्टिग्मा की भावना बहुत है। स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन,
लोग भले जैसे यहाँ कह देते हैं कि ये आदमी पागल है, ये आदमी ऐसा है, तो मुँह पे कह देते हैं और वहाँ कहते नहीं। ये एक सबसे बड़ा, नोबडी विल टैग यू, नोबडी विल पॉइंट इसको फिंगर। एक वो कह सकते हैं कि शिष्टाचार है ये, अगर वो नहीं कहते हैं तो। आपने बिल्कुल सही शब्द लिया आपने हाँ। कि ये शिष्टाचार का तरीका है, सामाजिक व्यवहार का तरीका है। सर इंटरप्ट करूँगी, आपने स्टिग्मा एक टर्म यूज़ किया, इसको जी, एक्सप्लेन करेंगे? मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम इसको आम कैसे बोलचाल समझ की सकते हैं? भाषा में हम ये कहेंगे कि जिसको हम सामाजिक कलंक कहते हैं, हुँ, स्टिग्मा को हमारी भाषा में सामाजिक कलंक कहा जाता है। मतलब कि वो व्यवहार या वो समस्याएँ जिसे आप खुलकर कह ना सकें और आप छुपा के रखें, या जिसके बारे में आपकी धारणा ऐसी हो कि ये बरसात का वो पानी जो मेरे घर में नहीं आएगा, हुँ, आपके घर में रहेगा। लोग ये समझते हों कि ये समस्या मेरी नहीं हो सकती, और अगर वो समस्या आपके घर में आ गई, तो उन्हें ऐसा लगता है हाहाकार मच जाए। हुँ, मैं आपको ऐसे उदाहरण से बताता हूँ कि अपने देश में एक शहर में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई खबर है, एक परिवार ने अपनी बच्ची को 20 साल तक घर में छुपा के रखा, न बाहर आने दिया, न उसको खाना उसी में दिया जाता था। और किसी एनजीओ को ये पता लगा, वो लोग पुलिस लेके गए और उस बच्ची को वहाँ से निकाला गया। हमारे पुस्तकों में, जर्नल्स में ये डॉक्यूमेंटेड कहानियाँ हैं कि घर में लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए और उनको कहीं ले जाके छोड़ दिया हुँ, भगवान के भरोसे कि इसका इलाज नहीं हो सकता। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हमारे विषय में कारगर इलाज बहुत देर से आया। 1955 के पहले इलाज के तरीके ऐसे नहीं थे जिनसे लोग सुधरते हों। तो हुँ, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि लोगों को जब वायलेंट हो जाते थे तो पेड़ों से बांध दिया जाता था, हुँ। चेन से बांध दिया जाता या था। जैसे हम मज़ारों में या कहीं पे जाते हैं, भूत वगैरह करके वो जी, कर तो देते हैं। लोगों हमारे विषय में उतनी रिसर्च उस समय नहीं हुई थी और दवाइयाँ नहीं थी, वे तरीके हमारे पास नहीं थे कि हम ऐसे लोगों को सुधार सकें। हुँ, तो समाज ने अपने तरीके से लोगों की परिभाषा निश्चित की, मगर वे इतनी जटिल और इतने गहरे जड़ों में थी कि उसका दवाइयाँ आने के बाद भी उसे निकालना असंभव सा हो गया। अब ये हालत है कि मान लीजिए वो दवाइयाँ आई तो मेंटल हॉस्पिटल में लोग एडमिट थे, उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, वो डिस्चार्ज हो गए, अपने-अपने घर चले गए। मगर उनके पीठ पे जो नाम लिखा था, वो भी उनके साथ चलता रहा, और ये चीज़ स्टिग्मा है। वन्स यू आर हैविंग अ मेंटल डिसऑर्डर, पीपल फील यू आर ऑलवेज़ हैविंग अ मेंटल डिसऑर्डर, हुँ, एंड लोग उन्हें परिवार में रखना नहीं चाहते, शादियों में ले जाना नहीं चाहते, वो पार्टीज़ में नहीं जाते, उनकी नौकरी की समस्या होती है, कोई उन्हें नौकरी नहीं देता। आज ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, कोई भी पेशेंट जो मान लीजिए स्किज़ोफ्रेनिया है, उसका इलाज हो गया, तो अब उसकी एम्प्लॉयबिलिटी है कि नहीं है, और उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक दो दो प्रश्न हमारे सामने रहते। कोई भी 40 वर्ष का आदमी है जो ठीक हो गया, अब वो क्या करेगा? तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा है। भले उन्हें नौकरी ना मिले, ये एक अलग बात है, बट दे कैन परफॉर्म मोर। हमारे यहाँ की रिसर्च इंडिया की ये बताती है कि लगभग 75% लोग अच्छी तरह से एम्प्लॉयबल है, whereas in other countries this number is far more lesser। तो हमारे यहाँ ये अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी रही हैं समाज की तरफ से। कलंक की भावना जो लोगों के दिमाग में है, और लोगों के दिमाग में ये भी बैठा है कि इस खानदान में कोई भी आदमी जो मेंटली इल है, तो उनके खानदान में सभी को रिस्क है, वहाँ शादी न करो। और अब वैज्ञानिक तथ्यों में ये तो आता है कि ये धारणा सिर्फ धारणा नहीं है, ये उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आखिर ऐसा तो हम जानते हैं कि फैमिली हिस्ट्री का बहुत प्रभाव है,
जेनेटिक्स का बहुत प्रभाव है, तो ये बीमारियाँ तो खानदान में चलती ही हैं, ये हमने साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया। तो अगर समाज ने उसे अपनी तरह से इंटरप्रेट किया है तो हम समाज को गलत नहीं मानते, सिर्फ इतना है कि वो बुरी तरह से, गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया।